बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से और उसके आगे रिजल्ट्स देखेंगे कुछ, और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है हम लोग उसके इस्तेमालात भी देखेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं जी क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि लेट two vectors u and v are vectors, then the cross product u cross v is the vector defined by। हम लोग दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह डिफाइन करते हैं कि u2 u3 v2 v3 का डिटर्मिनेंट i कंपोनेंट माइनस u1 u3 v1 v3 का डिटर्मिनेंट jth कंपोनेंट प्लस u1 u2 v1 v2 का डिटर्मिनेंट और kth कंपोनेंट। या इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ओपन करके भी लिख सकते हैं। कैसे? u2 v3 माइनस u3 v2 i माइनस u1 v3 माइनस u3 v1 प्लस u1 v2 u2 माइनस u2 v1 एंड kth कंपोनेंट। और ये आपको पता है कि ये अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में देखा जाए तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो एग्जैक्टली ये चीज़ बनती है, क्योंकि अगर आप डिटर्मिनेंट को रो 1 के जरिए एक्सपेंड करेंगे तो ith कंपोनेंट आएगा, ये दोनों चीज़ें छोड़ देंगे, बाकी जो आएगा उसका डिटर्मिनेंट आता होता था और वो एग्जैक्टली ये वाला आएगा माइनस एग्जैक्टली। अब आप लोग क्या करेंगे, jth कंपोनेंट वाला छोड़ देंगे, राइट। तो जब jth वाला कंपोनेंट छोड़ेंगे तो आपके पास ये छोड़ दिया जाएगा और जो बाकी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा एग्जैक्टली, राइट। और इस तरीके से ये वाला आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स दिए गए हों तो आप चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, या इस तरीके से, जिस मर्जी तरीके से वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। और यहां से एक बात तो क्लियर है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगेन एक वेक्टर आ रहा है। यहाँ पे इसको ऐसे समझ लें जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी समझा था डॉट प्रोडक्ट को एज अ फंक्शन के तौर पे, राइट। अब होगा क्या, यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए गए हैं, डोमेन और रेंज बना के आपको दिखा देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, राइट, u एंड v। अब फंक्शन ने u और v पे अप्लाई होना है, राइट। और जो आंसर देगा यहाँ पे वो अगेन एक वेक्टर ही आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है कि डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा फंक्शन है जो दो वेक्टर्स पे अप्लाई होता था और एक स्केलर देता था। ये किसमें होता था? डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन जैसे क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन है, राइट, कि दो वेक्टर्स पे अप्लाई हो रहा है और आंसर क्या आ रहा है, अगेन एक वेक्टर आ रहा है, राइट। इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें फर्क समझ आ गया डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क क्या है, डिफाइन करके देख लिए दोनों को। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स पे अप्लाई होने के बाद एक स्केलर आता था, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स पे अप्लाई होने के बाद अगेन एक नया वेक्टर आ रहा है। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई हो? यहाँ पे जो सबसे पहला नोट बताया गया है, जो कि मैंने अभी बात क्लियर कर दी है, द डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, रिप्रेजेंट क्रॉस से किया जाता है, इज अ फंक्शन दैट अप्लाई टू वेक्टर्स एंड गेट अ रिजल्ट आल्सो अ वेक्टर।
और यहां से सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये स्पेस के वेक्टर्स पे ही अप्लाई हो सकता है। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता था कि वो 2D वेक्टर्स हों या 3D वेक्टर्स हों, दोनों में डिफाइन हो जाता था। 2D और 3D वेक्टर से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं u वेक्टर लिखता हूँ, एक वेक्टर लिखता हूँ u। अगर फॉर एग्जांपल ये था मेरे पास 1 2 राइट, v मेरे पास वेक्टर था जी, फॉर एग्जांपल कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर ले रहा हूँ मैं, 2 3, और 3। अब अगर मैं चाहूँ ये 2D वेक्टर्स में हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना तो मैं आसानी के साथ ले सकता हूँ, लेकिन वो ये कहना चाहता है कि अगर इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहूँ दोनों वेक्टर्स का तो मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है? इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे u1 u2 की जगह तो आ जाएगा 1 2, लेकिन u3 की जगह कुछ भी नहीं आएगा, राइट। तो ये तो फिर सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसे देखा जाए तो ये दो रोज आती हैं, u1 u2 v1 v2 ij, मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट आ जाएगा और लाइक दैट समथिंग हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। और ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट हमेशा किस मैट्रिक्स का आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसीलिए 2D में क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन नहीं हो सकता। 2D में क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे u1 1 आया था, u2 2 था और v1 2 था, v2 3 था, तो उन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए मस्ट बी ये वेक्टर्स 2D में नहीं बल्कि किस डी में होना चाहिए? 3D में। और वहां पे 3D में जब लेंगे हम लोग तो u3 जो आएगा मेरे पास वो एग्जैक्टली 0 कंसिडर होगा और v3 भी एग्जैक्टली क्या होगा? कंसिडर 0 होगा। मतलब कि अगर मेरे पास वेक्टर दिया गया हो 1 2 इस फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में लिखा गया हो, तो मैं 1 2 का कभी भी क्या नहीं ले सकता? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले सकता। किसके साथ? 2 3 के साथ, राइट। डिफाइन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको रीजन दे दी कि यहाँ पे u3 v3 नहीं आएंगे तो ये डिटरमिनेंट जो होगा वो डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जब इस तरीके की फॉर्म में लिखा जाता है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको मैं i प्लस 2j भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 1 2 को i प्लस 2j लिख सकता हूँ और इस तरह 2 3 को क्या लिख सकता हूँ? 2j 2i प्लस 3j भी लिख सकता हूँ। अब एक बच्चा कहता है सर आपने तो कहा था कि 2D में वेक्टर्स के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट ही डिफाइन नहीं है, लेकिन आप अगर इस फॉर्म में लिखते हैं, राइट, तो आप दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। और वो उस सूरत में होगा जब मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करूंगा? साथ में 0 kth वेक्टर, राइट। और 3j किस सूरत में होगा? प्लस 0 kth वेक्टर में, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 और 0 लिखा था। अब जब इस तरह की फॉर्म में होगा, i प्लस 2j लिखा गया होगा, तो i प्लस 2j जो वेक्टर होगा मैं 2D में कंसीडर नहीं करूंगा, मैं कितने डी में कंसीडर करूंगा? 3D में। और इसका kth कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा, राइट। और इसी तरह इसका kth कंपोनेंट भी क्या होगा? 0 होगा। और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं अभी, तो इसको ऐसे फॉर्म लिखा जाता है 1 2 और 0, राइट। लेकिन अगर इसको मैं वेक्टर i कंपोनेंट की फॉर्म लिखता हूं तब भी यही लिखा जाएगा, और इस फॉर्म लिखता हूं तब भी यही लिखा जाएगा, राइट। लेकिन इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होगा। इसलिए वो बार बार बात कहना चाह रहा था आपको कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सिर्फ अगर किन वेक्टर्स पे डिफाइन है?
जो 3 स्पेस में होंगे। जैसा कि डॉट प्रोडक्ट 2 और 3 में दोनों में है, लेकिन क्रॉस ऐसे डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको रीजन बता दी। हमारे पास कुछ क्रॉस प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज हैं, उसको पढ़ लेते हैं। कोई भी u, v एंड w वेक्टर्स हैं कितने अंदर, 3 स्पेस के अंदर, एंड k इज एनी स्केलर। देन सबसे पहले क्या है कि u क्रॉस v बराबर होगा माइनस v क्रॉस u के। u क्रॉस v प्लस w बराबर होगा u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w। इसी तरह के स्केलर किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट से जब मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह u प्लस v क्रॉस w बराबर होगा u क्रॉस w प्लस v क्रॉस w के। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि किसी भी दो वेक्टर्स को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो जीरो वेक्टर आएगा, राइट। और किसी भी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए तो सेम वेक्टर्स को तो भी जीरो वेक्टर आएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट से मुआवजा करते हैं कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या प्रॉपर्टीज थी और डॉट प्रोडक्ट में क्या प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहली बात कि क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे जैसा कि शो हुआ है, इसको हम लोग कहते थे कॉम्यूटेटिव लॉ, होल्ड नहीं करता। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि u डॉट प्रोडक्ट v का किसके बराबर आता है, v का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, u के साथ। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इसी तरह यहाँ पे क्रॉस में u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w लिख सकते हैं। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी अगर क्रॉस की जगह डॉट होता तो यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट के साथ ही चीज होल्ड कर रही थी, वहां पे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। इस तरह यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो हमने लास्ट टाइम देखा था यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट के साथ वो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, राइट। इस तरह ये भी होल्ड करेगी यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट होता, राइट, डॉट प्रोडक्ट आ जाना था। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज अगेन डिफरेंट आ गई। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को नल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एक स्केलर आता है, वेक्टर नहीं आता। जबकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। और नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, नल वेक्टर। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको बात क्लियर होगी। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट और रियल नंबर का ऑलरेडी कंपैरिजन कर चुका हूं, तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह रियल नंबर्स और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को भी आपस में देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जी, अब मैंने आपको ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, राइट। तो हम लोग अब इन तमाम प्रॉपर्टीज का वन बाय वन प्रूफ देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए मैंने u का v के साथ क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया। जैसे डिफाइन होता है वो आपको पता है कि किस डिटर्मिनेंट में मैट्रिसेस में कोई भी दो रोज या कॉलम आपस में इंटरचेंज किए जाएं तो साइन कौन सा आता है, साथ में माइनस का। इसलिए जब मैंने रो 3 को रो 2 के साथ इंटरचेंज किया, v1 v2 v3 u1 u2 u3, तो आंसर क्या है, साथ में वाहिद माइनस, राइट। और ये अगेन क्रॉस प्रोडक्ट किसके दरमियान डिफाइन है, क्योंकि सारे v के कंपोनेंट आ गए हैं और नीचे सारे कंपोनेंट किसके हैं, u के हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके दरमियान डिफाइन है, v क्रॉस है u के दरमियान। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव होगी कि u क्रॉस v बराबर होता है माइनस v क्रॉस u के। जी, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं जी। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी में क्या कहता है जी, सबसे पहले मैंने u क्रॉस v प्लस w लेना है।
सबसे पहले मैंने v प्लस डब्ल्यू डिफाइन कर दिया, वो क्या आएगा, एडिशन आपको पता है वेक्टर्स की, पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट में ऐड होगा, तो v1 प्लस w1, v2 प्लस w2, v3 प्लस w3, राइट। अब हम लोगों ने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, u के साथ, तो u पहला वेक्टर कंसीडर होगा, u1, u2, u3। बिल्कुल इसी तरह मैं v प्लस डब्ल्यू के ऑर्डर पे लिखूंगा। पहला कंपोनेंट क्या है, v1 प्लस w1, दूसरा क्या है v2 प्लस w2, तीसरा क्या है v3 प्लस w3। और हमें डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टीज का पता है कि अगर एक रो या एक कॉलम में इस तरीके से अगर ऐड हो रहे हो तो मैं पूरे डिटर्मिनेंट को अलग अलग करके लिख सकता हूं, बाकी किसी रो में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जिस रो में ऐड हो रहे हैं उसका पहला कंपोनेंट पहले डिटर्मिनेंट में और दूसरा कंपोनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट में लिख दिया जाता है। इसलिए मैंने पहले डिटर्मिनेंट में v1, v2, v3 लिख दिया, दूसरे में मैंने w1, w2, w3 लिख दिया, राइट। तो ये एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट बन गया, किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, u क्रॉस v का, और ये जो डिटर्मिनेंट है ये एग्जैक्टली डिफाइन हो गया u क्रॉस w का। तो मेरे पास दूसरा रिजल्ट भी प्रूव हो गया कि u क्रॉस v प्लस w बराबर होता है u क्रॉस w प्लस u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w। जी नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है कि k इंटू u क्रॉस v, तो k वैसे लिख दिया, u और v का क्रॉस प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अब यहां पे आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट में जैसे जो कॉमन लिया जाता है वो किसी रो या कॉलम से लिया जाता है। इसी तरह जब किसी स्केलर से आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो वो भी एक रो या एक कॉलम से होता है, पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता। इसीलिए मैंने यहाँ पर जस्ट रो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या बन गया, के u1, के u2, के u3 और v1, v2, v3 वैसे का वैसे ही, और के u1, के u2, के u3 एग्जैक्टली कौन सा आ गया, k इंटू u वेक्टर, राइट। तो ये k इंटू u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर आ गया। बिल्कुल इसी तरह मैंने रो 2 से किया, आप रो 3 से करेंगे तो आपके पास जो सेकंड रिजल्ट है वो चीज क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली प्रूव हो जाएगी। जी फोर्थ वन प्रूफ बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोगों ने सेकंड प्रूफ किए हैं, तो आप लोग बिल्कुल उन्हीं लाइनों पे इसको प्रूफ चेक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। थर्ड वन जो यहाँ पे आता है कि u वेक्टर का किसी भी जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई जब करवाना था तो 0 0 आ जाना था, राइट। तो आपको एक चीज पता है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले ith कंपोनेंट आना था, जब ith कंपोनेंट आना था तो इस वाली चीज ने इस वाले से मल्टीप्लाई माइनस इस वाले ने इस वाले से, आंसर क्या है ना सारा का सारा 0 माइनस j वेक्टर आना था, राइट। j वेक्टर में क्या होना था कि ये वाली चीज छोड़ देनी थी, u1 ने 0 से, u3 ने 0 से, अगेन सारा 0 ही, प्लस kth वेक्टर आना था जब, तो u1 ने 0 से, u2 ने 0 से, अगेन 0, तो i भी 0, j भी 0, k भी 0, तो ये कौन सा वेक्टर बनता है, 0 वेक्टर, राइट। और जब किसी भी दो सेम वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना था तो ये चीज आनी थी। और आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का पता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम सेम आ जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट मस्ट भी क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वेक्टर्स के सारे की सारी हम लोगों ने प्रूफ कर लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे सुन लें कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये जितनी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं, अगर किसी बच्चे को कोई इशू है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में से तो उसकी भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी,
तो आप लोग वहां से डिटर्मिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोई भी दो रो सेम आए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, कैसे होता है वो लोग वहां से सीख सकते हैं। यहां पे एक बात आपको क्लियर होगी कि u क्रॉस u, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट भी क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। इसीलिए जब भी आप लोगों ने डिफाइन किया था, आप लोगों को याद हो, आप लोग लिखते थे i का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्यों? सेम वेक्टर्स हैं। j का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 वेक्टर, राइट। तो यहां तक बात सबको समझ आ गई होगी। और 0 ith वेक्टर होता कैसे, लिखा कैसे जाता है, अगर ith वेक्टर लिखता 1 0 0, इसका मतलब कौन सा वेक्टर लिखा गया, ये ith वेक्टर लिखा गया है, राइट। इसी तरह अगर लिख दूं मैं 0 1 0, तो कौन सा वेक्टर लिखा गया है, jth वेक्टर। और अगर मैं लिख दूं 0 0 और 1, इसका मतलब कौन सा वेक्टर लिखा गया है, kth वेक्टर लिखा गया है, राइट। यहां पे कुछ चीजें नोट करनी है आप लोगों ने। क्या चीजें नोट करनी है, जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर ये u है ये v है, तो u1 0 0 0 1 0 आएगा। तो जब आपके पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा और आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे कि क्या बना, 1 0 0 0 1 0, और ये कौन सा कंपोनेंट, ith, ये jth और ये kth कंपोनेंट आपके पास। जब आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है, इसका डिटरमिनेंट ओपन करेंगे, तो आपको पता है कि ith कंपोनेंट के साथ बाय डेफिनेशन अगर प्रूव करेंगे तो 0 माइनस 0 आ जाएगा, माइनस jth कंपोनेंट के साथ भी क्या आ जाएगा आपके पास, jth कंपोनेंट मतलब 1 इंटू 0 0 इंटू 0, क्या आ गया, 0 आ गया, प्लस kth वेक्टर कैसे आना है, 1 इंटू 1 माइनस 0, तो क्या आ गया, जस्ट 1 बच गया। तो अल्टीमेटली ये भी 0 ये भी 0, क्या वेक्टर आ गया आपके पास, kth वेक्टर। तो यहां से आप लोगों ने एक चीज नोट कर ली कि i का क्रॉस प्रोडक्ट जब लिया किसके साथ, j के साथ, तो आपके पास क्या आया जी, k आया। बिल्कुल इसी तरह जब आप लोग j का, अब इसको हम लोग समझने के लिए ऐसे बना लेते हैं आसानी के लिए ना, ये i है, राइट, ये j है फॉर एग्जांपल, और ये मेरे पास क्या है, k है। तो एक बात याद रखनी है कि i का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, k, j का k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, i, k का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, j, और अपोजिट चलोगे तो माइनस, मतलब j का k i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, माइनस k, i का k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, माइनस j, मतलब j क्रॉस जो i होगा आपके पास किसके बराबर आएगा, माइनस k के बराबर आएगा, जो कि पहली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि u क्रॉस v बराबर होता है माइनस v क्रॉस u के। तो यहां तक आपको बेसिक जितने भी वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की हैं, सबको ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये भी है कि वेक्टर प्रोडक्ट में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता। एसोसिएटिव लॉ आपको पता है किसको कहते हैं, ए इंटू बी का प्रोडक्ट लिया है किसके साथ, सी के साथ, तो वो किसके बराबर होगा, ए इंटू बी सी। ये रियल नंबर में होल्ड करता है। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, नहीं, डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन ही नहीं हो सकता। अब देखो रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है,
मैं कह रहा हूं एसोसिएटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड ही नहीं करता। कैसे, मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दी है। अगर यू आई लें, वी जे लें और डब्ल्यू भी जे लें तो ये इक्वल नहीं आते। कैसे नहीं आते, अभी आपको देख लेते हैं कि यू क्रॉस डब्ल्यू मतलब आई क्रॉस जे, आपके पास एग्जैक्टली आंसर क्या आना है, के क्रॉस डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट है जी, जे के साथ, राइट। ये आ जाएगा आपके पास, और ये किसके बराबर आएगा, माइनस आई के बराबर आएगा। इसका मतलब इधर वाले पोर्शन का सारे का आंसर आ गया माइनस आई। अब इधर वाले को देखते हैं, ये v क्या है, j है, w भी क्या है, j। तो j का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो कौन सा वेक्टर आएगा, जीरो वेक्टर। और जब ये जीरो वेक्टर आ गया तो जीरो वेक्टर का u के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, अगेन क्या आएगा, जीरो वेक्टर। तो दोनों आंसर इक्वल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जिस तरीके से एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है रियल नंबर्स में, इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। अब अगर यही काम होता सारे का सारा डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट की जगह सारे वर्ड्स कौन से यूज हो रहे होते, आपके पास डॉट प्रोडक्ट वाले यूज हो रहे होते, तो आप लोग क्या करते, देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता रही ऐसे डिफाइन कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या डिफाइन होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो u डॉट v मतलब u वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेना था आपने किसके साथ, v वेक्टर के साथ, तो क्या आना था, एक स्केलर आना था। जब एक स्केलर आ गया तो उसका डॉट प्रोडक्ट w के साथ डिफाइन ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के ऊपर ही अप्लाई या डिफाइन हो सकता है। इसका आंसर तो स्केलर आ गया, ये ब्रैकेट है, स्केलर आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेने हैं, अगर फॉर एग्जांपल w के साथ, तो स्केलर वेक्टर के साथ कभी डॉट प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं हो सकता। इसलिए डॉट प्रोडक्ट में एसोसिएटिव लॉ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेशन ही डिफाइन नहीं है। लेकिन वेक्टर्स में ये चीज डिफाइन है, लेकिन हम लोग को पता लग गया कि इस वेक्टर्स में डिफाइन तो है लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब जो नेक्स्ट वन रिजल्ट है, ये बड़ा मजा रिजल्ट है कि किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, मतलब मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स थे u और v, मैंने इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, u क्रॉस v आया। मैं कह रहा हूं ये जो नया वेक्टर आया है, ये वेक्टर u के ऊपर भी और w के ऊपर भी हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऑर्थोगोनल होगा, राइट। मतलब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये u वेक्टर है, ये मेरे पास v वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास v वेक्टर है, ये मेरे पास u वेक्टर है, तो ये कहना चाहता है कि जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो जो वेक्टर आएगा, वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, u क्रॉस v, सॉरी v क्रॉस u, राइट। v क्रॉस u कह लें या u क्रॉस v कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आप लोगों ने डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। अभी आपको सिखाता हूँ डायरेक्शन कैसे लेते हैं। मैंने अगर क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना है v का v क्रॉस u, तो मैं v से u की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाऊंगा, तो जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर की डायरेक्शन को। इसी तरह अगर मैं डिफाइन करता v क्रॉस u की बजाय, मैं डिफाइन करता v क्रॉस u की बजाय u क्रॉस v, राइट, तो भी u क्रॉस v ने दोनों वेक्टर्स के ऊपर u और v वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर ही होना था,
लेकिन उसकी डायरेक्शन ऊपर की बजाय नीचे की तरफ होनी थी। तो जब आप लोग अपनी उंगलियों को u वेक्टर से v वेक्टर की तरफ घुमाएंगे तो आपके अंगूठे मतलब आपका थंब का साइन नीचे की तरफ होना है। इसका मतलब कि v क्रॉस u ले लें या u क्रॉस v ले लें, आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और उस वेक्टर की डायरेक्शन नोट करने के लिए आपको राइट हैंड रूल का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब आपको राइट हैंड अपना यहाँ पे रखना पड़ेगा और जिसके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उस तरफ अपनी उंगलियों को घुमाएंगे तो जो आपका अंगूठा होगा वो आपके क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में अगर v ये है u ये है तो थंब का साइन ऊपर की तरफ होना था और u क्रॉस v किसी केस में नीचे की तरफ होना था। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो दूसरा नोट बताया है इसके बारे में ज्योमेट्रिकली देखा और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि जो डायरेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर्स की वो कैसे निकाली जानी है और वो ऑर्थोगोनल होते हैं। अब इसको एनालिटिकली मतलब लिखने की फॉर्म में प्रूव करके देखते हैं। ज्योमेट्रिकली इसका कॉन्सेप्ट आ गया जी। तो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखने के लिए उसको हम लोग इस तरीके से के फॉर्म में लिखेंगे कि u and v are vectors in three space, then dot product u क्रॉस v किसके बराबर आएगा, जीरो। वेक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, जीरो स्केलर आएगा। इसी तरह v का डॉट प्रोडक्ट u क्रॉस v के साथ क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर यहाँ पे अब रिजल्ट सारा रिपीट करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आ जाए, डॉट प्रोडक्ट के हम लोगों ने लेक्चर्स में, राइट। तो अगर किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये चीज डिफाइन की गई है, अगर u का डॉट प्रोडक्ट u क्रॉस v के साथ और v का डॉट प्रोडक्ट u क्रॉस v के साथ इक्वल टू जीरो आ जाए तो इस केस में पहले वाले में u और u क्रॉस v परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, और v और u क्रॉस v इस केस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसका मतलब u क्रॉस v u के ऊपर भी परपेंडिकुलर प्रूव हो गया और v के ऊपर भी परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। जो अभी मैंने नोट में भी बताया था उसको हमने रिजल्ट की फॉर्म में लिख लिया है, थ्योरम की फॉर्म में लिख लिया। अब उसका हम लोग थ्योरम का प्रूव देख लेते हैं जी। प्रूव देखते हैं जी। सबसे पहले अब u1 और u2 का आपको क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करना सबको आ गया हुआ है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें, उसको डिटर्मिनेंट ओपन करके इस फॉर्म में लिख लें या मल्टीप्लाई करवा दें u2 v3 की फॉर्म में। तो यहाँ तक ये सारे का सारी फॉर्म बाय डेफिनेशन लिख दी गई हैं। तो ये फॉर्म सबको पता है किस तरीके से लिखी गई हैं। अब ये यहाँ तक डिफाइन हो गया मेरे पास u क्रॉस v। अब मैंने u क्रॉस v का डॉट प्रोडक्ट लेके u के साथ, तो हमारे पास आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है तो u के तीन कंपोनेंट थे। ith था u1, राइट, jth था u2 और u का kth कंपोनेंट था u3। इसका मतलब जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ith कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मैंने इन सबको u1 के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। jth कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इस कंपोनेंट को u2 से और kth कंपोनेंट u3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये बाय डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट लिया है। अब आपको पता है u1 u2 v3 प्लस में है और ये माइनस में u2 u1 u3, तो ये वाला एग्जैक्टली इस वाले के साथ कट जाएगा। अब u1 u3 v2 u1 u3 v2 इस वाले के साथ कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया u2 u3 v1 u3 u2 uv1 सारे कट गए, तो आंसर क्या आ गया, जीरो स्केलर आ गया। तो प्रूव हो गया। बिल्कुल इसी तरह नहीं लाना होगा, जब आप v के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो v1 v2 v3 के साथ मल्टीप्लाई होगा,
इसको भी आप देखेंगे सारी की सारी टर्म कैंसिल होके जस्ट क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो आपके पास ये रिजल्ट प्रूव हो गया कि कोई भी दो वेक्टर्स लें और उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों वेक्टर्स के ऊपर लाजमी तौर पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, ऑर्थोगोनल होगा। और बाय डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको क्लियर कर दी। ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि लेट u and v be a non-zero vectors in 3 space, let theta be the angle between these two vectors, then they are positioned to the initial position on side। तो हमारे पास के किसी भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड जो होगी, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, उसकी क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड। वो u वेक्टर की मैग्नीट्यूड v वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा आएगा। सेकंड रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एरिया, जो एरिया होगा ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट हैज u एंड v एज एडजेसेंट वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड। और जो थर्ड वन रिजल्ट है कि अगर उसका किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो वो उसी वक्त हो सकता है जब दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, राइट। तो ये सारे रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करने हैं, लेकिन प्रूव करने से पहले ज़रा इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें ताकि हमें प्रूव करने में आसानी हो। जी सबसे पहले बच्चे मैं यहाँ पे आपको नोट करवाता जाऊँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास u वेक्टर है, ये मेरे पास कोई वेक्टर है जी v, दिस इज v वेक्टर, दिस इज u वेक्टर, राइट। इनके दरमियान जो एंगल दिया गया है जी वाला वो दिया गया है जी थीटा। अब मैंने इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हम लोग ने सीख चुके हैं कि जब मैं u क्रॉस v कंप्यूट करूंगा तो ये एक नया वेक्टर आएगा जो दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर्स ड्रा कर दिया दोनों वेक्टर्स के ऊपर, राइट। तो ये वेक्टर मैंने ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर, जो v के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और u के ऊपर भी, और जिसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली आप यहाँ पे हाथ रखें, अपना राइट हैंड रूल आप यहाँ v की तरफ घुमाएं तो आपका थंब एग्जैक्टली इस वेक्टर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये वेक्टर आया u क्रॉस v, यहाँ पे u क्रॉस v नहीं है, उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है। जब उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो एग्जैक्टली कहता है कि ये मेरे पास क्या बन गई है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का तो पता है ना, जिसके आमने सामने वाली साइडें क्या हो, पैरेलल हो, राइट। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गई है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ पैरेललोग्राम। आपके सामने मैंने u और v वेक्टर से मिलने वाली पैरेललोग्राम बना दी। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि आमने सामने वाली साइडें क्या हों, पैरेलल हों। तो इसका मतलब अगर ये v है तो ये भी v वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होगा, ये u वेक्टर है तो ये भी u वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होगा। और u और v वेक्टर के जो इनिशियल पॉइंट्स हैं जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इस तरह के वेक्टर्स को कहते हैं एडजेसेंट साइड्स, राइट। तो इसका मतलब u वेक्टर की मैग्नीट्यूड और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड बेसिकली एडजेसेंट साइड्स दी गई है, इसको एडजेसेंट साइड्स कहते हैं, राइट। तो जब मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो एग्जैक्टली इस वाला जो पैरेललोग्राम का एरिया आता है उसको रिप्रेजेंट करेगा। वो ये बताना चाह रहा है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया एग्जैक्टली u क्रॉस v का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसकी क्या ले लेनी है, मैग्नीट्यूड ले लेनी है। तो वो एग्जैक्टली इस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज बताना चाह रहा है। और जिस तरीके से थर्ड वन प्रॉपर्टी में डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, अगर 0 आ जाए तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे, ऑर्थोगोनल होते थे। बिल्कुल इसी तरह अगर क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आ गया तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ है यहाँ पे भी केस में, नोट कीजिएगा जरा।
इफ एंड ओनली इफ का मतलब बार बार समझा चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मतलब वो ये कहना चाहता है अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, राइट, अगर क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो u और v क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और अगर दोनों पैरेलल हुए तो लाजमी उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब दोनों तरफ ओके है। इसलिए इसको इफ एंड ओनली इफ लिखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तीनों रिजल्ट्स आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। तो अब इनका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले का प्रूफ देखते हैं। u वेक्टर की मैग्नीट्यूड, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा लिखा। अब आपको पता है साइन थीटा जो होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपको पता है किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है आपके पास 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा। प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट जितना मर्जी आ जाए उसमें क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसे जस्ट पॉजिटिव अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब कोस थीटा किसके बराबर है, डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट में हमने प्रूव किया था u डॉट v ओवर u वेक्टर की मैग्नीट्यूड v वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे स्केयर है इसलिए सबका स्केयर आ जाएगा, राइट। अब स्केयर लेने के बाद मैंने क्या किया, जस्ट इनका एलसीएम लिया है। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आना था, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड v वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस ये, और इसके ऊपर भी अंडर रूट आना था स्केयर, और यहाँ पे ऐसे आना था अंडर रूट और स्केयर आना था। तो दोनों का स्केयर जो आना था वो अंडर रूट से क्या हो जाना था, कट जाना था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने अंडर रूट नहीं लिखा, राइट। अब ये सारे का सारा इसके साथ कट गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, तो हम लोगों ने डिफाइन किया था वो तीनों को कंपोनेंट का स्केयर और अंडर रूट आना है। अंडर रूट यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा, राइट। और इसी तरह v वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये डिफाइन हो जाएगी, उसका अंडर रूट आएगा, लेकिन अंडर रूट इसे यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कैसे डिफाइन होता है, u1 v1 प्लस u2 v2 u3 v3। जब आप इसके अंडर रूट को ओपन करेंगे और इस क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप देखेंगे दोनों आंसर एग्जैक्टली क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने पीछे क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया था, जो वेक्टर आ रहा है जैसे उसकी मैग्नीट्यूड ले लो, वो जो आंसर आएगा और जो ये वाला आंसर है, दोनों आंसर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास पहला रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड लें तो वो u वेक्टर की मैग्नीट्यूड, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। जी बच्चों, अब सेकंड प्रूफ देखते हैं। जो एरिया होता है वो बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, मतलब हाइट होता है। अगर मैं कहूँ ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास पैलोग्राम बन रही है, ये वाला एरिया मैंने कंप्यूट करना है जिसको मैं शेडेड यहाँ पे शो कर रहा हूँ, राइट। अगर मैंने ये वाला एरिया कंप्यूट करना है तो ये एरिया जो होगा ये बेस, राइट, और ये उसकी क्या होगी, हाइट होगी। ओके होगी बात। अब ये जो हाइट है, बेस मुझे पता है ये क्या है, बेस इसकी u वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। जस्ट आगे क्या कंप्यूट करना रह गया, हाइट। अब जो हाइट है ये वाली कंप्यूट करने के लिए आप देखो ये आपके पास बन गई राइट ट्राइंगल, राइट। अब राइट ट्राइंगल में आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर ये राइट ट्राइंगल बन गई आपके पास, ये एंगल आपको पता है थीटा है, ये जो साइड है ये v वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड है, राइट। और आपने ये वाली साइड कंप्यूट करनी है जिसको आपने किसका नाम दिया है, फॉर एग्जांपल x का। तो आपको पता है ये 90 का एंगल है, तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो होता है आपको पता है ये इक्वल होता है किसके, साइन थीटे के। तो इक्वल आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से जो x आएगा, मतलब जो हाइट आएगी आपके पास, वो v वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा आएगी।
और अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि u वेक्टर की मैग्नीट्यूड v वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा बराबर होता है u क्रॉस v वेक्टर की मैग्नीट्यूड के। तो एग्जैक्टली यही चीज हमारे पास प्रूव हो गई है सेकंड वन रिजल्ट कि किस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होगा और u और v एडजेसेंट होंगे। अब थर्ड वन रिजल्ट, अगर ये जीरो है राइट, इसका मतलब ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इक्वल है क्योंकि दोनों वेक्टर नॉन जीरो हैं, u भी नॉन जीरो v भी नॉन जीरो। और अगर ये वाला पोर्शन जीरो है राइट, और ये वाला पोर्शन जीरो अगर होगा इसका मतलब क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड भी जीरो होगी। और उसकी मैग्नीट्यूड जीरो है तो ये सारा का सारा जीरो होगा। अब u भी नॉन जीरो v भी नॉन जीरो, इसका मतलब ये भी जीरो नहीं है ये भी जीरो नहीं है, तो कौन जीरो होगा, साइन थीटा। तो जब साइन थीटा जीरो होगा तो वो आपको पता है जीरो होता है या पाई होता है। तो यहाँ साबित हो गया कि u एंड v आर पैरेलल। इस तरह अगर आप पैरेलल वेक्टर्स लेंगे तो दोनों के एंगल्स क्या होगा आपको पता लग गया है राइट, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो थर्ड वन भी प्रूव हो गया। अब जो लास्ट वन नोट रह गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोगों ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो निकालना सीख लिया, लेकिन अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहूँ जो कि यहाँ पे बताया गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें u और v एडजेसेंट साइड्स होंगी, तो वो क्या होगा, जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड बाय कर देना किसके, 2 के। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा है, नोट किया है कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगी इन दोनों से मिलने वाली वो ये वाली होगी जिसको मैं शेडेड शो कर रहा हूँ राइट। और इसका जो एरिया होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है, हमेशा हाफ होता है। और ये एक ट्राइंगल बन गई है जिसकी दो एडजेसेंट साइड हैं u और v। इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड वाला जो फार्मूला है ना सिर्फ पैरेललोग्राम में बल्कि ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल को कंप्यूट करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये एक एग्जांपल है इससे रिलेटेड। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट हैंड डिटरमिनेड बाय द पॉइंट्स P1, P2 एंड P3। मतलब मेरे पास 3 पॉइंट दे दिए गए होंगे कोई भी आर्बिट्रेरी P1, P2 और P3 राइट। इनसे ये मिलकर ट्राइंगल बन रही है। ये P1 है, ये पॉइंट P2 दिया गया है मेरे पास, और ये वाला पॉइंट मेरे पास P3 दिया गया है। अब मैंने इस ट्राइंगल का क्या कंप्यूट करना है, एरिया कंप्यूट करना है राइट। तो मुझे दो वेक्टर चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला, और दोनों एडजेसेंट हैं, साइड से हैं राइट। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, P1 P2, ये वाला वेक्टर क्या होगा, P1 P3। और दोनों वेक्टर्स आप लोगों को ऑलरेडी निकालना सिखा दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने P1 P2 निकालना है तो -1 -2 -3, 0 -2 -2, 2 -0 2। P1 P3 निकालना है तो 0 -2 -2 आ गया, 4 -2 2 आ गया, 3 -0 3 आ गया। और इन दोनों का हम लोगों ने क्या ले लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम लोगों ने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आपके सामने एक चीज़ क्लियर होगी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट -3 -2 2 -2 2 3 लिख दिया। जब हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया है, ith कंपोनेंट आएगा, ये वाला वेक्टर इससे मल्टीप्लाई होकर आना -6 और -2 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4, -6 -4 -10, इसलिए -10 लिख दिया के साथ। आगे आना था -j राइट। तो जब -j वाले का मल्टीप्लाई किससे होना, -3 3 -9, ये इससे मल्टीप्लाई होगा +4, -9 +4 -5, लेकिन वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा एग्जैक्टली +5 हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली kth कंपोनेंट जब आएगा तो -6 +4 आना था, -4 आना था, तो -6 -4 मिलकर क्या हो जाएगा, -10। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो जब इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है इसके ith कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके jth कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके kth कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, वो एग्जैक्टली क्या आएगा, 15/2। तो इसका मतलब इन तीनों पॉइंट से मिलके जो ट्राइंगल बन रही है उसका एग्जैक्टली एरिया कितना है, 15/2। तो एक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है कि किसी भी तरीके के ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट ट्राइंगल है कि नहीं है,
आप लोग बड़ी आसानी के साथ उस ट्राइंगल का क्या कंप्यूट कर सकते हैं, एरिया। जस्ट आपको दो एडजेसेंट साइड्स पता होनी चाहिए, राइट, उसके वेक्टर्स। यहाँ तीनों पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट्स होंगे तो आप दोनों एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर बड़ी आसानी के साथ कंप्यूट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि तीन वेक्टर्स दिए गए होंगे u, v एंड w, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि पहले दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगी है कि एक वेक्टर आएगा और जो नया वेक्टर आएगा उसका u वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास ये एक क्या नंबर आएगा, एक स्केलर आएगा, एक नंबर आएगा, राइट। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी कि u डॉट v क्रॉस w एक क्या आएगा, नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि v क्रॉस w एक वेक्टर आएगा और नया वेक्टर का जब u के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो एक नंबर आता है। इसलिए यहाँ पे कितने वेक्टर यूज हो रहे हैं, तीन वेक्टर्स, इसलिए इसको ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन उसका आंसर क्या आ रहा है, इन तीनों वेक्टर्स का जब ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद एक स्केलर आ रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन कैसे है, जस्ट u वेक्टर के तीनों कंपोनेंट लिख देने हैं, v वेक्टर के तीनों कंपोनेंट लिख देने हैं और w वेक्टर के तीनों कंपोनेंट लिख देने हैं। तो इस तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। अब मैं आपको ये चीज समझाता हूं कि इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन क्यों किया गया है, राइट। सबसे पहले एक चीज देखें कि जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो किस तरीके से डिफाइन था। उसमें क्या था, v1 v2 v3 w1 w2 w3, और जब इसको एक्सपेंड करते थे तो हमारे पास आता था i v2 w3 माइनस w3 v2 माइनस j v1 w3 माइनस v3 w1 प्लस के v1 w2 माइनस v2 w1। अब अगर मैं इस वेक्टर का u वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आपको पता है कि ith कंपोनेंट के साथ u1 आ जाएगा, jth कंपोनेंट के साथ u2 आ जाएगा और kth कंपोनेंट के साथ u3 आ जाएगा। इस तरह ही डिफाइन है। अब आप एग्जैक्टली देखें तो ये एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म है। अब डिटर्मिनेंट आपको ओपन करने आता है। डिटर्मिनेंट ओपन करने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले u1 छोड़ दोगे तो ये और ये चीज़ें ख़त्म करके जो बाकी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, वो v2 w3 माइनस v3 w2 बनता है। तो ये पहला कंपोनेंट आ गया। अगले में क्या आता होता था आपको पता है, माइनस jth कंपोनेंट यहाँ पे u2 है तो इस वाली टर्म और इसको छोड़ देना है, v1 w3 माइनस w3 v3 w1 आ जाएगा, राइट। बिल्कुल इसी तरह kth कंपोनेंट का मतलब थर्ड वन u3, तो u3 आ गया, इसको और इसको छोड़ देना है, v1 w2 माइनस v2 w1 आ जाएगा। तो बिल्कुल यही एग्जैक्टली चीज हमने डिफाइन किया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कैलकुलेट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। u भी दिया गया है मेरे पास, v भी दिया गया और w भी दिया गया है। जस्ट u की वैल्यू पुट कर दी 3 माइनस 2 माइनस 5, v की और w की। तो जस्ट इन तीनों वेक्टर्स का हम लोग डिटरमिनेंट ओपन करने आता है, तो 3 4 2 आर 8, राइट, माइनस माइनस प्लस 4 3 आर 12, माइनस माइनस होगा तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1 2 के साथ, माइनस 4 0 के साथ, 2 माइनस 0, माइनस 5 3 1 के साथ और 4 0 के साथ, तो 3 बचा। तो आपने सबको मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 49। तो आपने तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला। अब आप लोग अगर इसकी देखना चाहते हैं तो आप जस्ट पहले v और w का क्रॉस प्रोडक्ट लें, जो एक नया वेक्टर आए उस वेक्टर का u के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके देख लें, एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। ये नेक्स्ट रिजल्ट है जी कि u डॉट v क्रॉस w जो बराबर होता है
वो w डॉट u क्रॉस v लिख लें या v डॉट w क्रॉस u लिख लें, दोनों का सेम मतलब है, राइट। तो u डॉट v क्रॉस w लिखते हैं सबसे पहले। मेरे पास क्या है, u1 u2 u3 v1 v2 v3 w1 w2 w3। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रोज को इंटरचेंज किया जाए तो साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, राइट। इसीलिए जब मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज किया तो क्या है, W1 W2 W3, नीचे क्या है U1 U2 U3 और साथ में साइन आया माइनस का। बिल्कुल इस तरह मैं R2 और R3 को दोबारा इंटरचेंज करूंगा तो U1 U2 U3 V1 V2 V3 आएगा और अगेन माइनस, वो पहले माइनस के साथ मिलके प्लस हो गया है और एग्जैक्टली W डॉट U क्रॉस V बन गया। इस तरह मैंने आपको पहला प्रूफ करवा दिया। इसके साथ आप लोग बड़ी आसानी के साथ ये वाला प्रूफ हो गया हुआ है। आप लोग बिल्कुल इसी लाइनों के तहत इस प्रूफ को भी प्रूव कर सकते हैं। और इसको अगर वैसे देखना है कि कैसे लिखा गया है तो आपने आखिरी वेक्टर उठा के फर्स्ट पे ले आना है, मतलब W आगे आ गया तो V क्रॉस U क्रॉस V आ गया, V शुरू पे आ गया तो W क्रॉस U आ गया। जी आज का हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट है हमने प्रूव करना है, थ्योरम है हमारे पास, अगर कोई भी तीन नॉन जीरो वेक्टर्स हों, राइट, तो इन तीनों वेक्टर से जो मिलके पैरेललोपिड बनती है, जो उसका वॉल्यूम होगा वो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है और उसकी क्या ले लेनी है, मैग्नीट्यूड। तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक स्केलर आएगा एक नंबर आएगा, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने वॉल्यूम कंप्यूट करना है तो वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जस्ट जो उसके नंबर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वही आ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के साइन को निगलेक्ट करके जो नंबर आएगा वो बेसिकली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा उस पैरेललोपिड के। और जो सेकंड रिजल्ट है कि अगर किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाए तो तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। तो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ देखते हैं सबसे पहले। ये मेरे पास एक पैरेललोपिड दी गई है जिसकी तीनों साइड्स एडजेसेंट वेक्टर्स दिए गए हैं, तीनों एडजेसेंट एज, मतलब एक ही जगह से तीनों वेक्टर्स क्या हो रहे होंगे, शुरू हो रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि दो वेक्टर्स इधर से शुरू हो रहे हैं तीसरा वेक्टर इधर से शुरू हो रहा है उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना, नहीं, तीनों वेक्टर्स एडजेसेंट एज होने चाहिए, एक ही तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू होने चाहिए। ये पैरेललोपिड है, राइट। और पैरेललोपिड का जो एरिया होगा वो क्या होता है हमें पता है, सॉरी वॉल्यूम होगा वो एरिया इनटू हाइट होता है। अब जो बेस में वेक्टर्स दो यूज हो रहे हैं वो v और w यूज हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुका हूं जिसको मैं शेडेड शो कर रहा हूं कि अगर मैंने इस बेस का एरिया निकालना है तो मैं v क्रॉस w लेके उसकी क्या ले लूंगा, मैग्नीट्यूड, तो वो बेस का एरिया आ जाएगा और एरिया को मल्टीप्लाई बाय हाइट करवा देंगे, जितनी उस पैरेललोपिड की हाइट बनती है तो वो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। अब इस पैरेललोपिड की जो हाइट है वो एग्जैक्टली यहाँ से लेके ये वाली हाइट है, जितना पैरेललोपिड उस बेस से क्या है, ऊंचा है। अब ये वाली हाइट एग्जैक्टली उतनी होगी जितनी मैंने ये वाली शो की है, राइट। अब ये वाली हाइट मैंने कंप्यूट करनी है। अब ये वाली हाइट कंप्यूट करने के लिए मैं क्या करता हूं, u वेक्टर का इसके ऊपर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ले लूंगा। तो जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आ रही है वो एग्जैक्टली उसकी किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाइट को। अब ये वेक्टर है क्या, v क्रॉस w। क्यों, क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर मैं v और w का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो जो वेक्टर आएगा वो दोनों के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब वो v के ऊपर भी परपेंडिकुलर होना है और w के ऊपर भी, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ कैसे है, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो मैं हाइट कंप्यूट करने के लिए जस्ट मुझे अब वॉल्यूम में क्या चाहिए, जस्ट हाइट,
हाइट कंप्यूट करने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले कि ये वेक्टर कैसे आया v क्रॉस w। अब मैं इस u का इस v क्रॉस w के ऊपर प्रोजेक्शन लेने लगा हूं और जो प्रोजेक्शन आएगी वो एग्जैक्टली उसकी किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाइट को। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन जो आएगा उसकी मैग्नीट्यूड कंप्यूट कर लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन अगेन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो हाइट है मेरे पास, जो लेंथ है, वो कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं करनी, इसलिए मैंने ये हाइट कंप्यूट करनी है। इसलिए जो प्रोजेक्शन का आंसर आएगा मैं जस्ट उसकी क्या ले लूंगा, मैग्नीट्यूड। तो वो एग्जैक्टली जो नेगेटिव नंबर होगा जो वेक्टर आएगा वो एग्जैक्टली एक नंबर आ जाएगा और वो नंबर एग्जैक्टली इस हाइट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, राइट। क्यों प्रोजेक्शन जो आएगी, तो दोबारा बता देता हूँ, जो प्रोजेक्शन आएगी u की v क्रॉस w के ऊपर ये एक वेक्टर आएगा, ये क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ u जो v क्रॉस w के ऊपर क्या आएगी, एक वेक्टर आएगा। तो ये प्रोजेक्शन एक वेक्टर आया, लेकिन मुझे जस्ट ये वेक्टर ये वाला आया, लेकिन मुझे जस्ट इस वेक्टर की क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। क्योंकि हम लोगों ने जब प्रोजेक्शन पढ़ी था हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से डिटेल से सीखा था सारा कुछ। तो मुझे प्रोजेक्शन की जस्ट क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, इसलिए जस्ट मैं उसकी क्या ले लूंगा आगे, मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन डिफाइन करते हैं u की किसके ऊपर, v क्रॉस w के ऊपर। v क्रॉस w कैसे आया, क्रॉस प्रोडक्ट आपको अभी समझाया के आया। तो क्या होता था कि जिसकी प्रोजेक्शन ले रहे हैं किसके ऊपर, v क्रॉस w के ऊपर, तो u का डॉट प्रोडक्ट आना है v क्रॉस w के ऊपर, राइट। तो ये हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन वाली जो थर्ड लेक्चर था उसमें डिटेल से ये सारी चीजें सीख ली थी। डिवाइड बाय जिसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वो वेक्टर। तो एक वेक्टर आना था सारे का सारा, मुझे वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे जस्ट क्या चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड। और जो उसकी मैग्नीट्यूड होनी है ये वाली, वो एग्जैक्टली इस पैरेललोपिपेड की इसको रिप्रेजेंट कर रही है, हाइट को, राइट। तो u डॉट v क्रॉस w की मैग्नीट्यूड ये एक नंबर आएगा, तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अभी बता के आया हूँ। ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक नंबर आएगा, राइट। और नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मुझे पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड है इसलिए मैं जस्ट उसके पॉजिटिव वाले लेंगे लूंगा। अभी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड का स्केयर है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 38 है, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। 38 है नंबर है, इसकी दोबारा मैग्नीट्यूड लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, उसकी मैग्नीट्यूड दोबारा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट क्या आ जाएगा फिर वही मैग्नीट्यूड का स्केयर। और ये वेक्टर है, इसकी क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये आपके पास जो आई है नंबर, ये एग्जैक्टली इस पैरेललोपिपेड की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को। क्योंकि पैरेललोपिपेड की हाइट उतनी ही है जितना इस u वेक्टर का जब प्रोजेक्शन ली जाए तो जो वेक्टर आता है अगर मैं उसकी क्या लूं, मैग्नीट्यूड लूं, तो मैग्नीट्यूड भी उतनी है और इस पैरेललोपिपेड की हाइट भी उतनी ही है। तो मैंने यहां से हाइट कंप्यूट कर ली, तो ये एग्जैक्टली इसकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को। अब जब मुझे हाइट भी पता लग गई है, एरिया ऑफ बेस भी कंप्यूट करने आ गया, तो मैंने एरिया ऑफ बेस की वैल्यू पुट की इनटू हाइट की वैल्यू पुट की। अब मैग्नीट्यूड का स्केयर है 1 और 1 इससे कट गया, तो जस्ट क्या बचा, u डॉट v क्रॉस w की एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से नंबर आएगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो वही आ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो जस्ट उसका पॉजिटिव लेके वैल्यू पुट कर देनी है। और वो एग्जैक्टली आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। और कौन से वॉल्यूम को, इस पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम को, राइट। तो ये वाला जो आपके पास वॉल्यूम आ रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू इस वॉल्यूम को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और एक पैदा होता है, राइट। वो आपको अभी समझाता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि अगर u वेक्टर जो स्पेस में होने के बजाय वो भी एग्जैक्टली अगर यहीं पे मौजूद होता u वेक्टर भी, राइट, तो v क्रॉस w ने तो मुझे वॉल्यूम दे देना उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ने, लेकिन इसकी जो हाइट होनी थी वो है ही नहीं है। तो u की जो हाइट थी वो है ही नहीं है, u वेक्टर भी उसी प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो हाइट ऑटोमेटिकली क्या आ जानी है, 0। जब हाइट 0 होगी तो ऑटोमेटिकली
तो उसका जो वॉल्यूम आना था वो क्या करना था 0, क्योंकि एरिया जितना मर्जी हो, हाइट 0 है। जब हाइट 0 है तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या आ गई 0, तो वॉल्यूम क्या आ गया सारे का सारा 0। इसका मतलब ये 0 कब आया, जब तीसरा वेक्टर भी उसी प्लेन के अंदर था। तो सेकंड वन यही प्रूव है कि अगर वॉल्यूम 0 आए इसका मतलब तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, या अगर तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करें तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, लाजमी 0 आएगा। जी बहुत शुक्रिया।